हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी की 10वीं वीडियो। 9 वीडियो हो चुकी हैं इसकी। अगर आपने अभी तक उन 9 वीडियो को नहीं देखा है तो भाई ज़रा जाकर देखिए। उसके अंदर हर एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा जो हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड है, जो आपका सी टेट से रिलेटेड है। सी टेट जुलाई 2020 तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि जुलाई में होने वाला एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब जब भी कोरोना वायरस की मेहरबानी हम पर थोड़ी कम होगी तभी उस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। बहरहाल ये एग्जाम आपका हो सकता है कि दिसंबर के साथ करा दें या फिर हो सकता है ये फिर सितंबर, जब भी कोरोना वायरस की मेहरबानी हम पर कम होगी तभी ये एग्जाम अब कंडक्ट होगा। बहरहाल हमें मौका मिल गया है, अब और अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये हमारे पास। अब और अच्छे से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं और हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें और इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, 15 के 15 क्वेश्चंस इसको डिस्कस करेंगे। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको उन 9 वीडियो को देखना है तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फेसबुक से जुड़ना है तो वहां भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये हिंदी पैडागोजी का पहला क्वेश्चन है आपका। वाइगोस्की ने भाषा का विकास परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। यानी ये पूछ रहे हैं वाइगोस्की ने क्या, किसके परिप्रेक्ष्य ये प्रस्तुत किया। जब भी कभी वाइगोस्की का नाम आ जाए तो हमेशा इस बात को जरूर ध्यान रखना कि वाइगोस्की ने हमेशा जो ध्यान दिया है वो सबसे ज्यादा समाज पर दिया है। समाज पर ध्यान बड़ा दिया है इन्होंने, तो कोई ऑप्शन देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, जब पियाजे आए तो पियाजे समाज के खिलाफ खड़ा हो मिलेगा और जब वाइगोस्की आए तो वाइगोस्की समाज के साथ मिलेगा। ये दोनों की जोड़ी इस तरीके से चलती है। तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, समाज और संस्कृति। कुछ और देखना ही नहीं है आपको। जहां वाइगोस्की आ जाए उसके साथ समाज जरूर आएगा क्योंकि वाइगोस्की की मेन कंसेप्ट समाज ही है। और क्या है वाइगोस्की की कंसेप्ट कि भाई वाइगोस्की कहते हैं जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है वो पहले लैंग्वेज जो सीखता है वो समाज से मिलकर सीखता है। उसका जो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। फिर वो सोचता है। तो कहते हैं पहले भाषा आती है और फिर विचार। और पियाजे उल्टा कहते हैं, पहले विचार आता है फिर भाषा। तो ये दोनों एक दूसरे के इस कंसेप्ट में थोड़े ऑपोजिट हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। यानी अगर आपकी कक्षा में एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो उनकी जो घर की भाषा है उसको स्थान देने के लिए सबसे अच्छा काम और सबसे बेहतर काम या सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावी काम क्या होगा, ऑप्शन से चुनकर आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। ये तो सीधी सी ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन का कोई मतलब नहीं है इतनी छोटी क्लास के अंदर। ऑप्शन बी है इसमें, हिंदी भाषा में सुनी कहानियों को अपनी भाषा से कहो। ये भी बच्चा हिंदी भाषा को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब ये क्यों ठीक होगा इस बात को जान लीजिए। पहले डी ऑप्शन भी देख लेंगे, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा से में कहो। वही बात है कि हिंदी से जुड़ा हुआ है। जबकि अगर आपको किसी बच्चे की घर की भाषा को स्थान देना है तो उसकी सुननी पड़ेगी भाई। वो जो सुना रहा है उसने जो कहानियां अपने माँ बाप से सुनी है, उसने जो कहानी गीत अपने माँ बाप से सुने हैं उसको आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए उससे आपको कहना पड़ेगा सुनाइए अपनी, जो अब माँ बाप ने आपको कहानियां सुनाई हैं, जो माँ बाप ने आपके समाज ने जो आपको गीत सुनाए हैं वो सुना कर दिखाइए, तभी स्थान मिलेगा। और इसी से बच्चे की जो मदर लैंग्वेज है या मदर टंग है उससे उसका रिलेशन उसकी लैंग्वेज यानी क्लास लैंग्वेज से जुड़ेगा। तो सही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन सी होगा कि बच्चे से कहा जाएगा कि वो अपने मनपसंद का कोई गीत सुनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। यानी अगर आपको 5वीं क्लास जो होती है उसकी हिंदी भाषा का आकलन इवैल्यूएशन करना है तो सबसे अच्छी विधि क्या होगी, प्रश्न विधि। यानी आपका सबसे अच्छा प्रश्न क्या होगा, देखते हैं। पहला ऑप्शन है, झूरी के बेलों का नाम बताइए। झूरी कोई व्यक्ति है, उससे कह रहे हैं उसके बैलों का नाम बता दीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपका,
गया कैसा व्यक्ति था। तीसरा ऑप्शन है हीर समझदार था या मोती, क्यों। और फिर चौथा ऑप्शन है जोहरी के कितने बेल हैं। तो अगर आप देखो अगर आपको भाषा का आकलन करना है तो आप कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्लोज एंडेड क्या होता है, जिसका आंसर क्या हो, वन वर्ड हो। तो अगर पहला ऑप्शन की बात करता हूं तो देखो पहला ऑप्शन भी क्या है, वन वर्ड। यानी अगर झूरी के बेलों का नाम बता देगा झूरी के बेलों का नाम क्या है, सीता गीता जो भी रख रखा होगा उसने। तो ये नहीं होगा, इससे भाषा का आकलन नहीं हो सकता। गया कैसा व्यक्ति था, इसका थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि सबसे अच्छा इसमें सबसे ये है कि हीरा समझदार था या मोती। यहां पर क्या है, बच्चा रीजनिंग करेगा, बच्चा का आलोचनात्मक, तो बच्चों का आलोचनात्मक जिसे कहता है ना कि क्रिटिसाइज करेगा, वो रीजनिंग करेगा कि भाई हीर समझदार है या मोती समझदार है, और है तो क्यों है। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें निकलेंगी। बच्चे की समझ का भी पता लगेगा कि बच्चा किस तरीके से चीजों को समझता है, बच्चा किस तरीके से रीजनिंग करता है, बच्चा किस तरीके से लोगों के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखता है कि ये कौन समझदार है, क्या अच्छी बात है। तो लैंग्वेज को आकलन इस तरीके से हो सकता है, ये इसी क्वेश्चन से हो सकता है, बाकी किसी क्वेश्चन से नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे अब अपना क्वेश्चन, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी अगर हम किसी भाषा का, स्पेशली हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है, क्यों आकलन करते हैं हिंदी भाषा का। देखेंगे ऑप्शन है आपका, बच्चों की शब्द भंडार का आकलन करना, यानी बच्चों का शब्द भंडार, यानी देखना कि भाई बच्चों की वोकैब्युलरी कितनी है, कितने वर्ड्स उन्हें याद हैं। ऑप्शन बी है आपका, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, यानी इफेक्टिव लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज बोलने में के प्रयोग में बच्चों की मदद करना, इसलिए आकलन किया जाता है। या ऑप्शन सी है आपका, भाषा प्रयोग की संबंधित त्रुटियों का आकलन करना। या ऑप्शन डी है आपका, बच्चों की व्याकरण ज्ञान को जानना, यानी उनकी ग्रामर को जानना, ग्रामर उनकी कितनी अच्छी है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा भाई बी। बी क्यों होगा, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। देखिए हिंदी भाषा का आकलन इसलिए नहीं किया जाता कि बच्चों को नीचा दिखाया जाए कि हाँ जी तुम्हारे अंदर ये कमी है, ना ना। बच्चों की जो आकलन किया जाता है ना भाषा का, वो इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों का पता लग सके बच्चे कहाँ कमजोर हैं, और जहां जैसे ही उन्हें ये पता लगता है कि यहाँ यहाँ कमजोर है, पर उसी जगह उनकी मदद की जाती है। तो इसीलिए प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, कि आकलन का मतलब यही होता है कि कमजोरी पकड़कर फिर उस पर काम करना। तो मदद करने वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरी कक्षा का मोहित है, अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी दोहराता है उन्हें। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे, वो ऐसा क्यों करता है, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, या फिर वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, या उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, या फिर उसे पढ़ना ही नहीं आता है। तो आपने खुद किया होगा, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम क्या करते थे, जब हमें रीडिंग के लिए, या हम जब भी कुछ करते हैं या कुछ सुनाते हैं, तो जब हमें पता नहीं होता ना, हम उसे बार बार दोहराते हैं, यानी हम उसकी अर्थ को निकालने की कोशिश करते हैं। तो छोटे बच्चे यही तो करते हैं कि वे अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, यानी क्योंकि उसे अर्थ मीनिंग नहीं पता होता, तो उसे बार बार दोहराता रहता है, आगे बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसे उसकी मीनिंग नहीं पता होती है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। यानी अगर हम किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो सबसे कम महत्वपूर्ण उसमें क्या चीज है, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश, या भाषा की पाठ्यपुस्तक। इसमें कोई दो राय नहीं है, भाषा की पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है ही नहीं भाषा का। भाषा का, और ये तीन ऑप्शन तो इतने अच्छे हैं कि ये तो महत्वपूर्ण है, आकलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकलन नहीं करेंगे तो बच्चों को ये नहीं पता लगेगा कि बच्चों के अंदर कमजोरी क्या है। शिक्षण पद्धति, जब तक अच्छा मेथड यूज नहीं करोगे ना लैंग्वेज पढ़ाने का, तब तक बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। और फिर बच्चे का परिवेश, यानी भाषा का परिवेश, यानी भाषा के परिवेश को जानना कि बच्चा का भाषा का परिवेश क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पाठ्यपुस्तक जो है सहायक होती है, महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। हम इसे बोल सकते हैं कि सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी नहीं है। तो वो प्राइमरी पूछ रहा है, तो प्राइमरी तो ये ऊपर वाली तीनों हैं, और ये सेकेंडरी आपके पाठ्यपुस्तक। भाषा शिक्षण, शिक्षक के लिए, यानी जो भाषा का टीचर है उसके लिए क्या जरूरी है कि वह भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करे और समग्र साहित्य को डैश की दृष्टि से देखे।
देखिए अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ, और देखो बहुत इसमें कुछ देखना ही नहीं है। देखो इतना कभी कभी इतने आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं में विविधता है, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। विविधता को स्वीकार करे, वो उसके मान ले कि हाँ भाई बहुत सारे, ये नहीं कि भाई हिंदी पढ़ाऊंगा मैं तो अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मुझे तो मराठी आती है, मुझे तो बंगाली आती है। उसे सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप केवीएस और एनवीएस में अगर टीचर बन जाते हो ना, तो भैया वहां तो हर तरीके का बच्चा आता है, ठीक है। और तो हम इस बात को नकार नहीं, इसका हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, समुद्र साहित्य को सराहना करना होगा, यानी आपका जो हमारा लिटरेचर है उसको सराहने की दृष्टि से हमें देखना होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे, यानी अगर आपने जो पहली क्लास है बच्चों के साथ कविता एक पोयम गाई, पोयम गाने के बाद आपका क्या कर्तव्य ये बताइए। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, यानी जो कविता उसके अंदर गाई गई है उससे उसके बेस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। बच्चों की कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, यानी कविता में जो आ जाता है ना डिफिकल्ट वर्ड्स, उन्हें पूछ लेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी मनपसंद की कविता सुनाइए, या फिर बच्चों से कहेंगे कि वह सुनी हुई कविता को शब्द से सुनाइए। तो देखिए बात ऐसी है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ी क्लासों में होगा, ये भी बड़ी क्लासों में होगा। पहली क्लास का बच्चा, उससे क्या प्रश्न करोगे तुम उसके अंदर। पहली क्लास के बच्चे से तो ये कहा अब मैंने सुना है अब तुम सुना दो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा। अच्छा डी ऑप्शन क्या दे रखा है कि शब्द से सुना दो, ये तो करना ही नहीं, भाषा के अंदर तो कॉपी चलेगी नहीं बिल्कुल भी, ना कॉपी चलेगा ना रट्टा चलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वो, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे इस तरह के लिखने लगे, इतना तो उनका अंदर स्किल आ जाना चाहिए कि वो छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें, सुंदर अक्षरों में लिख सकें। देखिए लिखने का सबसे जो, देखो लिखने का हिसाब हमेशा समझ लेना कि लिखने का मतलब क्या है, आप क्यों लिख रहे हो, क्या पर्पज है आपको कोई चीज लिखने का, तो इतना तो पता लग जाए बच्चे को कि मैं जो चीज लिख रहा हूं इसका पर्पज क्या है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा कि भैया विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। यानी आप देखते हो ना कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, है ना, बीमार हो गए उसके लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग है तो उसके लिए नोट देना, ये इतना जान सके कि बच्चा मैं क्यों लिख रहा हूं, कोई चीज मेरा उद्देश्य क्या है, इतना तो होना चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि, यानी अगर हिंदी भाषा के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो क्या है कि बच्चा व्याकरण के नियमों को याद कर सके, बिल्कुल भी नहीं। कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, बिल्कुल ठीक। अगर आप देखिए लैंग्वेज में अगर बात करेंगे ना, तो ये जो आलोचनात्मक दृष्टि है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहीं पर भी भाषा के अंदर आ जाए ना तो इस ऑप्शन को छोड़ मत देना बिल्कुल भी, ये सबसे महत्वपूर्ण है भाषा के अंदर। भाषा के अंदर आलोचनात्मक दृष्टि जरूर होनी चाहिए, ये नहीं कि जैसा तुम कह रहे हो तो हाँ जी चलो जी बहुत सही हम भी यही कहेंगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े राइटर को आपस में क्रिटिसाइज करते हैं अपना आपको, आप देखते हैं कोई फिल्म बन के आती है तो उसके क्रिटिक पहले खड़े हो जाते हैं उसमें गलती निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें जाननी है, भाषा के अंदर क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। कहते हैं ना क्रिटिसिज्म इज द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो भैया ये आलोचना करना बहुत ज्यादा जरूरी है लैंग्वेज के अंदर, बिना आलोचना के आप नहीं टिक सकते, आप लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल नहीं कह सकते कुछ, ठीक है। तो और चीजें सारी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, यानी अगर आप हिंदी भाषा को पढ़ा रहे हो तो सबसे ज्यादा किस पॉइंट पर आप फोर्स करेंगे, बल देंगे, एम्फेसाइज करेंगे। हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंच लिखता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, हिंदी भाषा के मुहावरे, और बाकी सारे ऑप्शन देखने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए प्राइमरी पर पूछ रहा है तो प्राइमरी में सुंदरता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि सौंदर्य होना चाहिए, क्या नहीं लिख रहे हैं, लेकिन सौंदर्य का लिखने का मतलब ये नहीं है कि उस पर फूल पत्ती आप लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा के अंदर सौंदर्य का मतलब ये होता है कि खूबसूरती, खूबसूरती यानी अपने थॉट को रखने की, क्या ऐसे थॉट्स रखे जाएं
जो आप सोचते हो और सोच को अच्छे तरीके से रख दो। ये नहीं देखो सोचते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसे प्रेजेंट करना, रिप्रोड्यूस करना, अपने माइंड से पेपर पे लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा यानी किस मेथड को सबसे अधिक बल देंगे। देखिए पहली कक्षा का जब बच्चा आता है वो कहानी सुनकर आता है अपने घर से भी, तो अपने घर से कहानियां सुन रहा है तो यहाँ पर भी कहानियां सुनेगा। और हमारे यहाँ तो कहानियां सुनना सुनाना एक परंपरागत और परंपराएं चलती हैं। हम अपने बड़ों से कहानियां सुनते हुए आते हैं और फिर वही कहानियां जब हम स्कूल में सुनते हैं तो वहीं से शुरुआत हो जाती है हमारी लैंग्वेज की। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। पढ़ने का प्रारंभ, पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए। देखिए पढ़ने का प्रारंभ हमेशा अर्थ से होना चाहिए। ये वाक्य शब्द इससे नहीं होना चाहिए। पढ़ने की जो स्टार्टिंग होनी चाहिए अर्थ से। मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण का होना बहुत जरूरी है। देखिए जब छोटा बच्चा जाता है ना पढ़ने के लिए तो वो लिखना शुरू नहीं करता। सबसे पहले कहानियां सुनता है टीचर से, फिर टीचर उससे सुनता है। तो पहले मीनिंग समझते हैं, क्योंकि जब देखो कहानियां सुनता है बच्चा तो उसे समझ आता है अर्थ क्या है। ये नहीं देखता कि वाक्य क्या है, अक्षर क्या है, ये शब्द क्या है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता पहली कक्षा में। पहली कक्षा पे तो ध्यान ही जब दिया जाता है कि भैया तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या सुना रहे हो, कहानियां सुनते हुए आ रहे हो, टीचर भी कहानियां सुना रहा है और आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हो। यही बच्चे के फर्स्ट क्लास में होता है। यही हमारे साथ भी हुआ था। खैर हमने बहुत कहानियां सुनी और सुनाई हैं अपने बड़ों से, और फिर दूसरों को ऐसे ही ऊपर खाबड़ भाषा में दूसरों को भी सुनाया, अपने दोस्तों को भी। तो ये हम पहली कक्षा में हम यही कर सकते हैं, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लेंगे, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यानी अगर हम भाषा को एक्वायर्ड कर रहे हैं, देखो भाषा अर्जित का समझ ले, मीनिंग समझ लें। भाषा अर्जित का मीनिंग क्या है। भाषा अर्जित का मीनिंग यह है जब आप बिना ग्रामर के, ठीक है, बिना किसी रूल और रेगुलेशंस के, व्याकरण के भाषा को नेचुरली एक्वायर करते हो। यानी ये इस तरीके से है जैसे कि आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं। मान लीजिए आप दुबई में चले जाएं, दुबई में तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, गलत एग्जांपल ले लिया, दुबई में तो हर कल्चर रह रहा है। अगर आप मान लीजिए जर्मनी में चले गए तो जर्मनी के अंदर जर्मनी बोली जाएगी, और जब जर्मनी बोली जाएगी जर्मनी आप सुनोगे हर हर वक्त हर जगह तुम्हारे इधर उधर जर्मनी जर्मनी जर्मनी, और ऐसा वक्त आएगा कि फिर आप 2-3 साल में जर्मनी में परफेक्ट हो जाओगे, बोलने लगोगे। ना ही तो वहां पर आपको किसी टीचर की जरूरत होगी, ना रूल्स और रेगुलेशंस पढ़े होंगे जर्मनी के, लेकिन आप जर्मनी बोल रहे हो। तो इसे ही बोलते हैं भाषा को अर्जित करना बिना ग्रामर के। तो अगर हम देखें ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये कथन सही है, हमें गलत कथन चुनना है। ये तो स्वाभाविक है बिल्कुल, क्योंकि नेचुरली आ जाती है, सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी बात सही है। आत्मसात कर लेते हैं, रटते वटते सीखते वीखते नहीं है, उसे आत्मसात, एसिमिलेट, आत्मसात होता है ना, एसिमिलेट कर लेना, जोड़ देना खुद ही कि हाँ वो इस तरीके से बोल रहा था तो मैं भी इस तरीके से बोलूंगा, तो ये आत्मसात हो गया। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये नहीं, ये तो होगा ही नहीं, नियम बना ही नहीं सकता, वो नियम जानता ही नहीं तो बनाएगा क्या। ये एक सहज प्रक्रिया, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये सहज प्रक्रिया है आपकी। तो ये मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया, लेकिन ये ऑप्शन सही है, मतलब कथन ये गलत है भाषा अर्जित के, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण। यानी अगर आप लिखना सीख रहे हो, लिखना यानी राइटिंग करना सीख रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। शब्द ज्ञान, बिल्कुल भी नहीं। वाक्य संरचना यानी वाक्य का सेंटेंस क्रिएशन करना, बिल्कुल भी नहीं। अर्थ की अभिव्यक्ति, बिल्कुल ठीक, अर्थ की अभिव्यक्ति। देखियो लिखना का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई सेंटेंस बना लिया तो आपको लिखना आ गया। अगर ऐसा होता ना तो आप बहुत बड़े राइटर बन जाते। पहली और कौन सी क्लास में, 5वीं क्लास में बहुत बड़े राइटर बन गए, क्योंकि 5वीं क्लास में हमें अनुवाद करने आ गए थे, 6ठी क्लास में हमें अनुवाद करने आ गए थे, सेंटेंस बनाने आ गए थे, कि राइटर बन जाएंगे। नहीं, देखिए लिखना अगर आप सीख रहे हो तो लिखना सीखने का मतलब ये होता है जो आपके माइंड में है ना, अपने विचारों को अपने पेपर पे लाना, लिखना बोलते हैं। यानी जो आदमी अपने विचारों को पेपर पर लिखने की, उन्हें रिप्रोड्यूस करने, उसे प्रेजेंट करने की क्षमता रखता हो, भैया वही कहलाता है असल में राइटिंग स्किल। अदरवाइज कुछ नहीं होता सेंटेंस वैसे बनाना, अक्षर ज्ञान होना, शब्द ज्ञान होना, ये कुछ नहीं होता। सिर्फ अर्थ की अभिव्यक्ति यानी अपने आप को रिप्रेजेंट करना, यही होता है। यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन था ये आपका।
तो चलिए, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा, जहाँ पर भी है फैला दो, रुको मत, क्योंकि ये आपको भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ये गलतफहमी हमेशा ना पालें कभी भी कि दूसरों को शेयर करने से अपना ज्ञान घटता है, बढ़ जाता है और दूसरे रेस्पेक्ट करने लगते हैं कि भाई कहाँ से कंटेंट आया ये। ठीक है, तो शेयर करते रहिए वीडियो को और लाइक करते रहिए हमारी वीडियो को अगर पसंद आती है, और देखते रहिए, जुड़े रहिए जब तक आपका ये एग्जाम ना हो जाए, और एग्जाम के बाद जब तक ये पास ना हो जाए फिर हम सुपर टेट की भी बात करेंगे। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग अस। चलिए, और आगे कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच।